हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और बच्चों, फिर टेस्ट की तैयारी चल रही है? किस तरह से कर रहे हो टेस्ट की तैयारी? चलो बताओ मुझे। एग्जैक्टली क्या कर रहे हो मुझे बताओ, जब चैट में लिखो बच्चों। देखो बच्चों, टेस्ट की आप जो भी तैयारी करो ना, उसमें एक बात बहुत जरूरी है कि उसको फिक्स टाइम में करो। जैसे मतलब जो भी क्वेश्चंस आप करते हो प्रैक्टिस, ठीक है, चाहे 01 है चाहे 2 है, उसको फिक्स टाइम में करो। ठीक है, क्योंकि टेस्ट में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि आप, जैसे ही हमारे ऊपर टाइम का प्रेशर डलता है ना, हमसे गलतियां होती हैं। ठीक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन अगर आपको रिलैक्स फॉर्म में दिया जाएगा तो आपका ठीक हो जाएगा। जैसे ही उस पर हम टाइम बाउंड कर देते हैं तो उसमें गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वेन एवर यू प्रैक्टिस फॉर टेस्ट स्पेसिफिकली, ठीक है, एक तो होता है कि जैसे जनरल आपको होमवर्क मिला, जब हम एक कंसेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है, तब उस पर टाइम लगाना बनता है। दूसरा है जब हम टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, मतलब हमने वो कंसेप्ट पहले सीखा हुआ है, राइट, अब तो हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उसको मतलब बिल्कुल उतने टाइम में जो कि आप टेस्ट में देते हो उस टाइम में ही रिवाइज करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग एक्सरसाइज 2, लेट्स से, राइट, तो एक्सरसाइज 2 के आपने मान लो 30 क्वेश्चंस किए, तो वो 30 क्वेश्चंस में टाइम फिक्स कर दो कि 45 मिनट्स, ठीक है, या 40 मिनट्स। तो उससे मतलब आपको डबल फायदा है, टेस्ट के लिए प्रॉपर टाइम वाली प्रैक्टिस भी मिल रही है, और दूसरी बात आपका जो प्रिपरेशन है वो फटाफट भी हो जाएगी, फास्ट फॉर्म में हो जाएगी। ओके, हाँ बच्चों, ये फिर होमवर्क कर लिया सबने जो मैंने दिया था? इंटीग्रेशन सबको समझ आ गई? ओके, ये ट्राई योरसेल्फ में कोई डाउट बच्चों? हाँ, एक तो आई कैन सी कि हर जगह पे प्लस सी नहीं दिया हुआ, वो दिया होना चाहिए, राइट। और बच्चों किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट? नन? एवरीवन?
हाँ बच्चों, इसमें एक्सरसाइज 0 पी पार्ट आसानी है ना। इंटीग्रेशन में तो वो बेसिकली केसेस ही इतने कम है कि उसमें क्या ही टाइम लगेगा, है ना। ओके एक्सरसाइज 1 पी पार्ट। एट्थ क्वेश्चन। सुहानी आप कौन सा कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। हाँ बच्चों, इसका ये बन जाएगा एट्थ का। अच्छा अच्छा, एक एक गड़बड़ है, यहाँ थीटा आएगा ना। ये आप तभी सॉल्व कर सकते थे अगर यहाँ थीटा आएगा, अगर एक्स आएगा फिर आप इसका कुछ नहीं कर सकते। ओके सर सर ये वाली नहीं, इसके ऊपर है एक और एग्जांपल। यस सर। ये वाली एग्जांपल 1। यस सर। 4x स्क्वायर आप ये सेकेंड लास्ट स्टेप में लग रहा है क्या, ये 4c का c डैश बना दिया या क्या। नो सर, 4x³/3 + c डैश नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। यस दैट्स ग्रेट, एंड वेरी सर गुड। एक प्रीवियस पेज पे भी एक एग्जांपल है उसकी तो मतलब समझ नहीं आई कैसे बताऊं। यस ये वाली एग्जांपल थी x cos x। नहीं, जैसे अब ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये जैसे बच्चों, हाँ एग्जांपल 2 है, ये अब आप कैसे चेक करोगे कि जो उन्होंने लिखा है वो ठीक है कि नहीं है। ये जान के डली हुई है यस यहाँ पे। सी यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट डिफरेंशिएट एंड चेक। ऑफ कोर्स हमारे को सीधा कोई तरीका नहीं आता इसको इंटीग्रेट करने का। तो अगर आपसे पूछा गया है कि बताओ ये सही है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करके चेक करो। अंडरस्टूड। तो अगर वो नहीं बन रहा तो मतलब गलत है बस आंसर, ठीक है। Okay, so this is done. नेक्स्ट बच्चों, हम एक इंटीग्रेशन की स्पेसिफिक टाइप करते हैं जिसको वी कॉल एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। Excuse me, sir. यस,
सर जो आपने अभी करेक्शन करवाई है एक्स की जगह पे थीटा, वहां पे पीछे आंसर्स में एक्स को कांस्टेंट लेके 4e रेज टू पावर एक्स थीटा किया हुआ इंटीग्रेशन। नहीं, मतलब इट वाज नॉट मेकिंग एनी सेंस। इसको भी मतलब थीटा का है जी। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है बच्चों क्या होता है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे अभी तक हम जो कर रहे थे बच्चों, जैसे अगर मैं कहता था एक्स स्क्वायर dx, इसकी इंटीग्रेशन, इसका क्या आंसर आ गया? एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, है ना। ये जो अभी तक हम कर रहे थे, इसको बच्चों हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है। द रीजन वी कॉल इट इनडेफिनेट इज क्योंकि इट कैन हैव इनडेफिनेट आंसर्स बेस्ड ऑन द कांस्टेंट सी, राइट। तो जो दूसरी टाइप के इंटीग्रेशन है जिसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं बच्चों, उसमें देखो व्हाट वी डू इज, हम बच्चों यहां पे ना दो नंबर्स डाल देते हैं इस तरह से, पता है क्वेश्चन में ही इस तरीके से ही दिया होंगे। ठीक है। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं हम, जो नीचे लिखा हुआ है उसको बोलते हैं एज लोअर लिमिट ऑफ किसकी, एक्स, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। ठीक है। ये माइंड में रखना है कि बेसिकली ये लिमिट किसकी है, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। और लाइकवाइज जो दूसरी वैल्यू है उसको हम कहते हैं अपर लिमिट ऑफ एक्स। तो मतलब एक ये ध्यान रखना है कि ये लिमिट उसकी है जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, ना कि उसकी जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो। मतलब एक्स स्क्वायर की लिमिट नहीं है ये एक्स की लिमिट है। ठीक है जी। तो व्हाट वी डू इज वी इंटीग्रेट नॉर्मली जैसे हम करते हैं। ठीक है। अब यहां पे हम सी नहीं लगाते और हम ऐसे कुछ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं। ठीक है। और जो नंबर्स, ये जो हमने जो लिमिट्स लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई थी, अब वही लिमिट्स हम राइट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, ए बी। ठीक है जी। अब अगला स्टेप देखो बच्चों ध्यान से, उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, जो भी हमारा ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा उसमें डेफिनेटली एक्स होगा ही जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। ठीक है। उसके अंदर हम एक्स को पहले बी डाल देंगे, मतलब जो अपर लिमिट है। ठीक है। फिर एक माइनस साइन आएगा,
और फिर उसके अंदर हम एक सेकंड, हाँ जी। फिर बच्चों माइनस साइन लगा के जो पूरे का पूरा एक्सप्रेशन है उसमें आप x को a डाल दोगे, लाइक दिस। ओके ये बच्चों जो मैंने बिल्कुल एंड में राइट ब्रैकेट डाला है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, उसका मतलब सिर्फ ये है कि जो भी पूरे का पूरा एक्सप्रेशन बनेगा इंटीग्रेट करके, सारे के अंदर आपने x को b डाल देना है और फिर माइनस लगा के फिर सारे के सारे के अंदर x को a डाल देना। ठीक है, जैसे एक तो मतलब इस केस में हम जो हमारा फाइनल आंसर बन गया वो ये एक आंसर बन गया, जो कि आप देख सकते हो कि बच्चों अब एक कांस्टेंट आंसर आ गया है ना। अब ये आंसर कोई x पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है जी, जैसे एक अब ट्राई करो आप, ट्राई। हाँ मैं देख रहा हूँ बच्चों स्क्रीन।
हाँ बच्चों करो। हाँ बच्चों, तो इस केस में वन आ जाना चाहिए आपका आंसर, राइट। इसमें भी इतने लोगों ने गलत दिया है। सक्षम, सौम्य, यू शुड किक योरसेल्व्स। वो है ना, बस सिर्फ जल्दी आंसर भेजने की जल्दी वो होता है कि भाई पता नहीं क्या। हाँ सौम्य, ये क्या लिख रहे हो? साइन मिस्टेक ऑब्वियसली, और क्या मिस्टेक करोगे इसमें?
तो 34/3 आएगा बच्चों इसका। ओके, तो अब बच्चों हमने इंटीग्रेट करना सीख लिया है, ठीक है। ये जो दो फॉर्म्स थी, डेफिनेट एंड डेफिनेट, अब हम समझते हैं इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन का मैथमेटिकली क्या एप्लीकेशन होती है, फिर हम फिजिकली बात करेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन मैथमेटिकली क्या होती थी, स्लोप, है ना। ऐसे हम सबसे पहले समझते हैं मैथमेटिकली व्हाट इज इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये मान लो कोई भी ग्राफ है, ऐसे एक्स वाई ग्राफ, ठीक है। तो जब हम बच्चों लिखते हैं इंटीग्रल y dx फ्रॉम एनी लिमिट्स x1 to x2, ठीक है। तो मैथमेटिकली बच्चों इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इस ग्राफ पे दिखाऊं वो x1 x2 को, तो इट विल गिव मी दिस एरिया। This is the area between graph and x-axis from x1 to x2। तो इसको हम प्रूव नहीं करते, जैसे स्लोप को तो हमने पूरा डिराइव ही किया था, ये मैथ्स में आप करोगे, फिजिक्स में नहीं हम इसको करते। ठीक है बच्चों, y means anything on y axis, x means anything on x axis। हाँ, इसको हम बच्चों वेरीफाई जरूर कर लेंगे बात को। जैसे लेट अस से मान लो हम बच्चों लाइन लेते हैं y इक्वल टू 2x, ठीक है। तो बच्चों आप ग्राफ ड्रॉ करो और एरिया ढूंढो बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3।
तो इस तरीके का बच्चों ग्राफ बन गया। राइट, तो ये जो पॉइंट्स बन गए उसके करस्पॉन्डिंग 2 and 6 बन गए। तो अगर आप इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालोगे, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये 8 आ जाएगा। राइट, और इसी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ये बन गया x स्क्वायर 1 2 3। तो यहाँ से भी 8 आ गया। राइट, तो वजह आप सोच सकते हो कि ये मतलब एक दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल कि जैसे अभी तक हमारे पास कोई नॉन मतलब नॉन यूनिफॉर्म शेप्स का एरिया निकालने का कोई मेथड ही नहीं था, है ना। जैसे अगर सर्कल है या कुछ है, आप उसका एरिया डिराइव नहीं कर सकते थे। अब हमारे पास टूल आ गया जिसकी हेल्प से हम किसी भी टाइप की कर्व के एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है जी। So next we talk about now the physical application of integration. तो बच्चों जैसे फिजिक्स में मान लो हमारे पास कोई भी फॉर्मूला आता है, ठीक है। जैसे मैं ऐसे ही लिखता हूं, मान लो कोई फॉर्मूला है कि P जो है इट इज सम डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हो कि y और x की अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से P अलग अलग क्वांटिटीज बन सकती हैं, है ना। मतलब इफ आई कॉल y एज डिस्प्लेसमेंट एंड x एज टाइम, तो P क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया, है ना। इफ आई कॉल y एज वेलोसिटी एंड x एज टाइम, तो P क्या बन जाएगा, वो एक्सेलरेशन बन जाएगा। इफ आई कॉल y एज मोमेंटम एंड x एज टाइम, तो P क्या बन जाएगा, तो फोर्स बन जाएगा। ठीक है, जस्ट बाई चांस ना भी सुना हो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे आएगा। ठीक है,
if I call y as work and x as time, फिर वो पावर बन जाएगा, है ना। तो बच्चों हम ऐसे किसी भी केस में क्या करेंगे, जैसे इफ p इज हम बेसिकली वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे कि इफ p इज dy by dx, तो dy जो है वो p dx बन जाएगा, ठीक है जी। अगेन इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। सर स्क्रीन पे विजिबल नहीं है। अच्छा ऐसे बन जाएगा dy इक्वल टू पी डी एक्स, करेक्ट। तो बच्चों फिजिक्स में हम जब भी इंटीग्रेशन करेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन ही करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे बच्चों किसकी लिमिट्स आएंगी? y की, है ना। तो यहाँ बन गया y1 से y2। राइट साइड पे किसकी लिमिट्स आएंगी बच्चों? x की। ये लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चों ये इकट्ठे आ रहे हैं, देखो इंटीग्रल और डी, तो ये क्या बन गया? वो सिर्फ 1 बन जाएगा, है ना। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ y बचा फ्रॉम लिमिट्स y1 टू y2। ठीक है जी। तो बच्चों देखो आपने याद क्या रखना है, जो अब पते की बात है। आपने देखा कि फिजिक्स में जहां पर भी कुछ ऐसा आता है कि जहां पर भी कोई क्वांटिटी कुछ भी p इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x आती है, तो ये जो भी नई चीज हमने सीखी है उस कारण से हम क्या कर देते हैं, डेल्टा का हमेशा हम d बना देते हैं। यही करते हैं ना कि भाई जिन जिन फॉर्मूलाज में हम अभी तक 9th 10th में सिर्फ डेल्टा लगाते आ रहे थे, क्लास 11 से कि वहां पे आप d लगा देते हो, करेक्ट। अब ऐसे ही हम इंटीग्रेशन के लिए क्या याद रखेंगे कि जिन फॉर्मूलाज में अभी तक आप मतलब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप नॉर्मली सिर्फ ऐसे लिखते कि डेल्टा y इज इक्वल टू p डेल्टा x, है ना, नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
अब वो क्लास 11th के हिसाब से, इसको ऐसे नहीं बोलना, हमने इसको बोलना है एज y2 minus y1 is equal to integral p dx from x1 to x2। ठीक है, मतलब ब्रॉडली बच्चों हम ये याद रखते हैं कि फिजिक्स के जिन फॉर्मूलाज में तो डिवाइड हो रहा होता है वहां पे क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन, है ना, और जहां जहां मल्टीप्लाई हो रहा होगा वहां वहां पे क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन। सो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ कैलकुलस, जो कि हम बच्चों बार बार यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर बच्चों अब मैं स्पेसिफिकली बात करूं मोशन चैप्टर की, बच्चों ये ना ऊपर वाले अब ये रेड बॉक्स को देख के अब आप खुद से बनाओ। जैसे हमारा फर्स्ट रिजल्ट था v इज इक्वल टू dx बाई dt, है ना, ये डिफरेंशिएशन वाला रिजल्ट था। इसके करस्पॉन्डिंग बताओ बच्चों इंटीग्रेशन वाला क्या रिजल्ट बन जाएगा। तो बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग यू गेट x2 माइनस x1 इज इक्वल टू इंटीग्रल v dt।
हाँ बच्चों, तो ये x2 माइनस x1 बच्चों होता क्या? डिस्प्लेसमेंट। हाँ बच्चों, तो x2 minus x1 is nothing but displacement, right? तो बच्चों क्या है, मतलब जिस फॉर्मूला को आप 9th में सिंपली ऐसे बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना? अब उसको हम 11th में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज इंटीग्रल v dt। समझ रहे हो? ऐसे ही बच्चों अगला बनाओ, a इज इक्वल टू dv बाय dt। इसका क्या बन जाएगा? तो जिसको हम, अब ये बन जाएगा बच्चों v2 माइनस v1 इज इक्वल टू इंटीग्रल a dt फ्रॉम t1 to t2। करेक्ट? तो जिसको अभी तक आप सिंपली ऐसे बोलते आए थे कि भाई चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इनटू टाइम, अब क्या बोलना है? चेंज इन वेलोसिटी इज इंटीग्रल ए dt। समझ गए बात बच्चों? और ऑफ कोर्स हमें बच्चों मैथमेटिकली ये पता है कि व्हाट इज दिस क्वांटिटी, मैथमेटिकली व्हाट इज v dt? एरिया अंडर vt, है ना? ऐसे ही मैथमेटिकली ये क्या बन गया? इंटीग्रल ए dt, एरिया अंडर एटी। ओके, अब बच्चों ऐसे ही तीसरा बनाओ मुझे,
बताओ कैसे, उसका क्या बनेगा? तीसरा जो हमारा रिजल्ट था दैट वाज a इज इक्वल टू v dv by dx, है ना? इस फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग बच्चों इंटीग्रेशन वाला रिजल्ट भी बनाओ और एरिया वाला रिजल्ट भी बनाओ कि क्या बनेगा। दो आंसर आए हैं मेरे पास, दोनों गलत हैं। तीसरा भी गलत है। अभी तेज गुड। आयुष गलत। मोहक ठीक है। दीपित, वंशिका ठीक है। कृपालिनी गलत है। हैना गलत है। शुभम गलत है। मेरा शुभम कौन सा था? शुभम गोयल। ओके। मंजोत ठीक है।
हर्षप्रीत, ठीक है बच्चों। इसी पर्टिकुलर केस के लिए मैंने आपको ऊपर बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड। सी यहाँ पे आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उससे क्या बनेगा, VDV is equal to ADX. Now you integrate. यहाँ पे लिमिट्स किसकी आएंगी, V1 से V2। राइट साइड पे किसकी लिमिट्स आएंगी, X1 से X2। Now what is integral VDV? V square by 2। X1 to X2। तो ये क्या बन गया, V2 square minus V1 square by 2 is equal to integral ADX from X1 to X2। ये अब ऑल टुगेदर नई फॉर्म ही बन गई, जिसको आप मतलब अभी तक कभी 9th में यूज नहीं करते थे। कुणाल, आपका ये आंसर नहीं था, आपके राइट साइड पे इंटीग्रल ए डी टी था। तो मेरे पास बच्चों जैसे आप में से कई लोगों ने आंसर में भेजा भी था, या मतलब ये डाउट भी है कि मैंने मतलब इसको हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते थे। तो जब भी बच्चों हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम एक टाइप के सारे वेरिएबल्स को एक तरफ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम उस तरह लिखते तो दिस वुड हैव नॉट मेड एनी सेंस। कि हमारा मतलब क्या प्रॉब्लम थी कि इसमें हमारा v वेरिएबल जो है वो लेफ्ट में भी आ गया और राइट में भी आ गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करते हुए ये ध्यान रखना होता है। तो यहां से बच्चों एरिया वाइज क्या बोलेंगे हम, हमारे पास एक बिल्कुल नया रिजल्ट आ गया एरिया का, जो हमने कभी यूज नहीं अभी तक किया था। कि भाई अगर हमारे को a वर्सेस x ग्राफ गिवन हो, और हम उसका एरिया निकालेंगे, जैसे ए टी ग्राफ होता उसका एरिया क्या देता है, डेल्टा वी, वी माइनस यू, है ना। ऐसे ही अगर ए एक्स ग्राफ होगा उसका एरिया क्या देगा, ऊपर वाले रिजल्ट से देखो, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर।
यस, तो इनफैक्ट बच्चों अगर आप, जैसे मैंने आपको पहले बोला था ना कि जहां जहां भी मल्टीप्लाई आता है वहां वहां इंटीग्रेशन बनता जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये जो रेड बॉक्स में है, इफ यू लुक एट इट केयरफुली, दिस इज नथिंग बट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, isn't it? Normally it is v square v2 square minus v1 square by 2 is equal to as, है ना? अब as का क्या बन गया? इंटीग्रल a dx। बट द ओनली गुड थिंग इज कि ये जो हमने बच्चों 3 इक्वेशंस लिखी हैं रेड बॉक्स में, दे कैन बी अप्लाइड एनीवेयर। ठीक है, इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट या कुछ भी। ये बेसिकली सबसे 3 फंडामेंटल इक्वेशंस हैं, इनको आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात सबको क्लियर हो गई यहां तक? तो बेसिकली इनको यूज आप कैसे करोगे? अगर आपको v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, अभी तक आपने कैसे क्वेश्चंस किए थे कि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता था, उसको डिफरेंशिएट करके v निकालते थे, है ना? यहाँ पे क्या होगा? आपको v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, उससे आपके पास s आ जाए, उसको इंटीग्रेट करोगे, उससे आप s निकाल सकते होगे, राइट? सिमिलरली अगर a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, उसको इंटीग्रेट करोगे तो v निकल आएगा। ठीक है जी। और अगर a एज अ फंक्शन ऑफ x दिया होगा, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2 निकल आएगा। हाँ, और अगर कुछ और डिफरेंट ग्राफ दिया हो तो आपको फिर देखना पड़ेगा, जैसे हमने किया भी था ना, याद है? हमने बहुत सारे ग्राफ्स बनाए थे, कोई वी एक्स या वी स्क्वायर एक्स या कुछ भी, तो वहां देखना पड़ेगा कि वो क्या बताता है। ओके, तो एक क्वेश्चन ट्राई करो। तो आपको याद है बच्चों, मैंने आपको पहले कहा था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन का प्रूफ बाद में आएगा, तो वो अब आएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक पिछले क्वेश्चन में एक चीज रह गई, आप में से कई लोगों ने ना आंसर कुछ ऐसे किया हुआ था कि यू रोट दिस एज v2 प्लस v1 बाय 2 इंटू v2 माइनस v1 इक्वल टू जो भी था राइट हैंड साइड पे, और फिर इसको बोल दिया आपने एवरेज वेलोसिटी। ये सही है गलत है? गलत है, राइट? When is average velocity equal to v1 plus v2 by 2? Only in the case of uniform acceleration, right? Otherwise नहीं होती वो। चलो ये करो बच्चों।
दर्शवीर, आपका कैमरा और कीबोर्ड दोनों खराब है क्या? आश्वित, आपका भी। आपका कभी कोई चैट में कभी कोई मैसेज नहीं आता, क्या चक्कर है? अच्छा, आप में से मेडिकल वाला सिर्फ भव्य में, ये कोई और भी है? ओह, बच्चों, अगर बाई चांस सेकंड नहीं समझ आ रही तो वो फर्स्ट से ही बन जाएगी। हो गया बच्चों? बेसिकली हमारे को क्या कुछ दे दिया उन्होंने, जैसे हम कैसे प्रूफ करते हैं। हमें एक तो ये कह दिया कि भाई आप ए को कांस्टेंट ले लो, एंड बच्चों जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूफ करते हैं तो हम टाइम किस तरह लेते हैं? हम बेसिकली t1 को 0 लेते हैं, है ना? हम ये मानते हैं ना कि जहां से हमने देखना शुरू किया वो t इक्वल टू 0 है, और t2 को कुछ भी हम t बोल देते हैं। तो अब जैसे ये जो सेकंड बॉक्स है, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू इंटीग्रल a dt, तो ये 0 टू t हो गया। v2 को हम v बोलते हैं, v1 को हम u बोलते हैं, तो क्या बन गया? v माइनस u। अब क्योंकि a तो कांस्टेंट ही है, वो इंटीग्रल के बाहर आया, इंटीग्रल dt फ्रॉम 0 टू t बन गया 80। करेक्ट? तो ये बन गया v इक्वल टू यू प्लस 80। अब बच्चों जब हमने सेकंड इक्वेशन प्रूव करनी है तो क्लियरली सेकंड के लिए इन तीनों में से कौन से वाला रिजल्ट यूज करें? पहला ही होगा, उसी में ही डिस्प्लेसमेंट आ रही है ना? अच्छा बच्चों, मेरे पास एक डाउट आया है कि जब हम ये लिखते हैं s इज इक्वल टू इंटीग्रल v dt, 0 टू t लिखूंगा मैं, यहाँ v कौन सी वेलोसिटी है? एवरेज, इनिशियल, इंस्टेंटेनियस? दिस इज इंस्टेंटेनियस, राइट? दिस इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम t पे जो वेलोसिटी है। तो वो क्या बन गया? इंटीग्रल u प्लस 80 dt
फ्रॉम 0 to t, इसको कर दो सिंप्लीफाई, यू विल गेट ut plus half at square. राइट बच्चों? अब तेज ये क्लियर हो गया? हाँ, अदरवाइज सेकंड इक्वेशन आप फर्स्ट और थर्ड से भी कर सकते थे। यस, और फिर थर्ड के लिए क्या था? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2 था, जिसको हम नॉर्मली v एंड u बोलते हैं। इंटीग्रल a dx फ्रॉम x1 to x2, तो ये बन गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर आ गया। तो ये बन गया a इंटू x2 माइनस x1, which is a इंटू s। हाँ बच्चों, क्लियर ये सबको? ओके, भावेक अब तुमने अगले 5 क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने, ये पनिशमेंट है तुम्हारी, तुम सुधरते नहीं हो। सौम्य तुम भी, सेम पनिशमेंट फॉर यू आल्सो। कुणाल, आपका भी गलत है, आपके लिए पनिशमेंट नहीं है बट गलत है। बाकी जिन्होंने पहले दिया था उनका ठीक है बच्चों। हर्षप्रीत गलत है,
भावे कभी भी गलत है। एना गलत। जसराज गलत। बच्चों जिनके गलत है मैं उनके बोल रहा हूँ, बाकियों का समझ लो कि ठीक है। श्वासलेश गलत। हाँ जी, आ गया समझ सबको? ये नोट सबमिट करने वाला क्या सिस्टम है, मुझे नहीं पता। क्या है ये बच्चों, कुछ कहा गया नोट्स के रिगार्डिंग? सर वेडनेसडे से जो क्लास में कराया गया वो पोस्ट करना है आपको। सर जितना भी होमवर्क है, जितना भी क्लास। सिर्फ क्लास वर्क। क्लास वर्क होगा। सर होमवर्क भी कहा था। यस सर, होमवर्क भी कहा था। नहीं, होमवर्क अलग से करना होगा, ठीक है। मतलब होमवर्क अलग से दिखेगा आपको, फिलहाल आपने सिर्फ क्लास वर्क डालना है उसमें। तो वो ऐप पे ही वो असाइनमेंट बन के आएगी, लिखा हुआ आएगा जैसे फिजिक्स नोट्स, केमिस्ट्री नोट्स, मैथ्स नोट्स, ठीक है, उस पर अपलोड करना है। ओके ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया क्या गलती कर रहे थे भाई, इसमें भी क्या था गलत करने वाला? चलो होमवर्क बच्चों, एक तो ट्राई और सेल्फ बची हुई है, वो करनी है, ठीक है। और एक एक्सरसाइज 01 कंप्लीट कर लेना, जो भी आखिरी पार्ट है।
ठीक है, चैप्टर अपना हो गया बच्चों खत्म, बट अभी अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस ही करेंगे। एक्सरसाइज 2 भी कर सकते हो, मतलब बट मैं आपको अलग से असाइन कर दूंगा जब करनी होगी, ठीक है। मतलब अगर टाइम हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक मैं आपको बच्चों अगली क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा। बेसिकली हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे। हम देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन में जितने आपके पार्ट्स हैं, ए से लेके एंड तक जो भी है, क्यू पार्ट है या जो भी है, सारे पार्ट्स कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है, इन अ सिंगल क्वेश्चन। मतलब जो भी फॉर्मूला, जो भी टर्म हमने पढ़ी है, सारा कुछ उसमें हम यूज करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन। नेक्स्ट चैप्टर इज यूनिट्स डायमेंशंस। चलो ओके बच्चों, बाय। थैंक यू सर।